Hello all, welcome back to Made Legally. This is yet another video regarding your Rajasthan Judicial Services examination which is to be notified soon. As you know, the prelims application has already been closed. Now you need to prepare for the same. Don't think about any of the contingency जो कि हो रही है कि पेपर पोस्टपोन हो सकता है, 3 साल की एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, 3 साल का वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये सब अभी आप प्लीज़ भूल जाइए क्योंकि यू नेवर नो कब क्या आने वाला है. What is required right now is your full attention and your consistency in preparing your examination. So when we talk about Juvenile Justice Act, that is JJ Act in short, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान पहला एक ऐसा स्टेट था जिसने अपना JJ Act को इंक्लूड किया इन देयर प्रीलिम एग्जामिनेशन. सेकेंडली, it is one of the most you can say recently amended act. It is mostly a very important act. जब आप जज बनेंगे ना, you will see cases whereby the child has been produced before you. तो उसके लिए ना क्रिमिनल लॉज जो है हमारे पास, जनरल क्रिमिनल लॉज वो अप्लाई नहीं करेंगे. इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसके लिए आपको JJ एक्ट पे ही जाना पड़ेगा. तो इसीलिए एज अ जज और एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट ऑल्सो यू मस्ट हैव एन होल्ड अपॉन दिस एक्ट. आज जब हम एक्ट जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ही होगा. एज अ मेंटोर टू यू, आई विल बी गाइडिंग यू व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट सेक्शंस यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. If there is any question or any provision which has been already asked in the prelim examination, I'll tell you each and everything. But I want your full concentration for the next 1 hour. ठीक है, we'll try to cover as fast as we can क्योंकि हमें पता है कितना टाइम कॉन्स्टेंट मैनर है. और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस जो है जो मैं बना रही हूँ आपके लिए, वो आप एक बार नहीं 2-3 बार देखें. उसके लिए मुझे उसको कम करना पड़ेगा. अगर मैं यही 2-3 घंटे आपको पढ़ाऊँगी तो आप कहीं ना कहीं लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गई. आई डोंट वांट दैट लॉस. आई वांट फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज़ वाई वील बी गोइंग अहेड विद द JJ एक्ट टुडे. वील बी डीलिंग फ्रॉम द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग आवर प्रीलिम एग्जामिनेशन. ठीक है, मेंस के लिए आगे वीडियोस बनेंगे. हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है. 4-5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है व्हाट कैन बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन. तो उसके लिए आंसर राइटिंग हुई है फॉर यू. अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यू वांट टू क्रैक योर जुडिशियल एग्जामिनेशन एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज ओनली, देन आई वुड लव इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल so that whenever a new notification is popped up or new video is uploaded, you get the notification. Fine. So before, and let's just not waste much of our time and start with the subject itself. अब एक चीज़ जाननी है हमें, हम JJ एक्ट पढ़ रहे हैं. ये आपका 2015 आगे आपके सामने लिखा ही हुआ है जो आपको बोर्ड में दिख रहा है. बट हमें ये जानना है कि द रीसेंट अमेंडमेंट इन योर JJ एक्ट वॉज मेड इन 2021. ठीक है, इन ईयर 2021 द रीसेंट अमेंडमेंट वॉज डन. वो अमेंडमेंट इसमें इंक्लूडेड और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अकॉर्डिंगली वी विल स्टडी. Secondly, how many questions we can expect in our prelim examination? So you can expect around 4 to 5 questions from JJ Act. Earlier, आप अगर past year question आपने analysis किया हो तो आपको पता ही होगा कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से. तो अकॉर्डिंगली आपको भी उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है. मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए ही आपकी एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग, एक टाइम टेबल के लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोडेड हैं इन दिस चैनल इटसेल्फ. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो सो दैट आप उसके लिए थोड़ा सा रिफर कर पाए अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए. सेकेंडली, IT एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, ऐसे जनरल लॉज जो कि जिसकी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियोज़ बना रखी हैं. फॉर राजस्थान एंड फॉर छत्तीसगढ़ आई एम डीलिंग विद 2 सब्जेक्ट्स जिसके लिए बच्चों को परेशानी होती है. उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं नहीं डील कर रही जो कि ऑलरेडी एल नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है या उसका मटेरियल अवेलेबल है. JJ एक्ट इज़ वन ऑफ द एक्ट जिसको बहुत इन डेप्थ कुछ लोग पढ़ा देते हैं, कुछ लोग बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं कि नहीं समझ में आता है. इसीलिए आज मैं चाहती तो मैं PPT फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में बाय राइटिंग ऑन माई ओन मैं आपको समझा सकती थी. बट दैट वे विल नॉट बी हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशन. आप जब बेरैक पढ़ते हैं तो बेरैक के ही माध्यम से अगर मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. सो मेरा यहाँ पर एक ही मोटो है, टू क्रैक योर प्रीलिम एग्जामिनेशन. तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने बेरैक फॉर्म ही आपके लिए रखा है.
नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एक्ट। मैं आपको बता दूंगी, यहीं पर आप मार्क कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि भाई जे एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो चाहे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर दो काइंड ऑफ चाइल्ड की बात की गई है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। दैट इज अ चाइल्ड हु इज विक्टिम एंड अ चाइल्ड हु इज अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम। तो हम कहेंगे चाइल्ड बीइंग अक्यूज्ड इज सच एन हार्श वर्ड, इसीलिए यहाँ पर कहा गया चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या करने के लिए, प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल रीइंटीग्रेशन बाय अडॉप्टिंग ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एजुकेशन डिस्पोजल ऑफ मैटर्स। बस इतना ही पढ़ना है। अब कौन कौन से आर्टिकल्स रेफर किए कॉन्स्टिट्यूशन के, 15(3) जो कि बात करता है स्टेट की स्पेशल पावर की, 39 का ENF, 45 आर्टिकल 45, आर्टिकल 47। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स। प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये आर्टिकल्स लिख दिए, वेदर दीज आर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द और इन द प्रीलिम सॉरी इन द preamble of your JJ Act. Please remember the section numbers and the article numbers. Then ये किसको हम लोग फॉलो करते हैं, वी फॉलो द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड विच इज़ अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ द UN। कब अडॉप्ट किया गया, 11 दिसंबर 1992 को हमने असील मतलब साइन किया ऑन दिस कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड, ठीक है चाइल्ड। देन व्हाट ऑल अदर योर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। उसके लिए हमारे पास है राइट ऑन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JJ एक्ट, द UN रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ JJ। ये सब आपको प्लीज़ याद करना है। ये सब मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग इस पर करवा नहीं सकती आपको, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेक श्योर यू मार्क वॉट एवर आई हैव मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ यू, मेक श्योर यू मार्क योर ओन। ये सब आपको खुद मार्क करना है, इतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स जस्ट मूव अहेड। डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारी डेफिनेशंस आपके सामने होती है, बहुत घबरा जाते हैं, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे। Adopted child is an important definition, adoption is an important definition, what is the meaning of after care। इससे पहले प्रीलिम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, आफ्टर केयर। देन 8 begging, then your 10 board, very important, board का मतलब, then child in conflict, child in need of care। child in need of care में ये सब लिखा है ना, आपको पढ़ना है ये सब, ओके। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। एक बार आप पढ़ोगे तो अगर कल को पूछा गया तो आप उसको मार्क कर ले जाओगे। देन चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहाँ पर है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कहाँ पर है, चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस कोर्ट। देन कोर्ट मीन्स वॉट 23 में। देन मूविंग अहेड विद योर yes 33 heinous offense, very important, heinous offense is very important, fine। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा को हम heinous offense कहेंगे। then 35 juvenile, 35 juvenile and child कहाँ पर था, child आपका था, give me a second, child was defined in your section number 212 and juvenile under 235। तो child कहाँ था, child यहीं पर ही आप लोगों की कंफ्यूजन होता है। चाइल्ड इज डिफाइंड अंडर 12 एंड जुवेनाइल अंडर 35, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। देन गोइंग अहेड विथ 40 ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, ऑर्फन, पेटी ऑफेंस 45, वेरी इंपॉर्टेंट, पेटी ऑफेंस। एंड द लास्ट बीइंग 54 serious offense। this serious offense has been substituted, earlier इसकी definition अलग थी, this has been substituted, आप देख होंगे यहाँ पर, this has been substituted, very important, जिसमें minimum offense आपका not exceeding 3 years है, sorry 3 to 7 years है, and not exceeding 7 years, जहाँ पर minimum कोई नहीं बताई गई हो, और petty offense की है less than 3 years up to 3 years।
is petty offense. Make sure you remember these three offenses: heinous, petty and serious offense. अब एक चीज़ आप बस और कर लेना, 56 स्पेशल हूँ, इसका थोड़ा सा और देख लेना। बस डेफिनेशन यही पढ़नी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आपका कवर हो जाएगा। फाइन। एक चाहो तो सरेंडर्ड चाइल्ड भी देख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ मूविंग अहेड, पहले सबसे पहला जो सेक्शन 3 है यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी। इससे पहले दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स लेट डाउन थे, आपको मार्क करना था विच अमंग दिस इज़ इंक्लूसिव, कौन से नहीं है, फिर आपको इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादा नहीं है, 16 है, 2 बार रीड करोगे ना याद हो जाएगा, और जब भी वेयर एक्ट होगे रीड करोगे याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड देम, ठीक है। सिंपली यू आर रिक्वायर्ड टू रीड देम। अभी के लिए जब मेंस आएगा तब हम मेंस की बात कर लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है। नाउ गोइंग अहेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज चैप्टर 3 डीलिंग विद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन 4। यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन 4 कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कौन होगा। तो सबसे पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कहाँ करेगा भाई? हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट में करेगा। कितना करेगा? एक ज़्यादा कर सकता है। अब ये डील किससे करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डील्स एंड रिलेट्स टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, जे बोर्ड डील्स विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वो किसी और चाइल्ड से डील नहीं करता है, बट ओनली विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु कॉन्स्टिट्यूट्स इट इन डिस्ट्रिक्ट विच कैन बी इन n नंबर्स, कितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, कितने भी नंबर के, पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। अब कौन होगा इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ MM और JMFC। अब MM तो एग्जिस्ट करते नहीं हमारे में। आपने अगर BNSS पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हटा दिए गए, इट इज़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ओनली। तो पर क्योंकि यहाँ पर है, और अगर प्रीलिम में पूछा जाए तो हम MM को मार्क करेंगे, बट BNSS के अकॉर्डिंगली अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। JMFC जो कि CMM या CGM ना हो, विद एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 सोशल वर्कर्स, ठीक है, और 2 सोशल वर्कर्स। तो अब हम समझ लें बोर्ड मेंबर्स में क्या होगा। बोर्ड मेंबर्स में या तो MM होंगे या तो JMFC होंगे। आप लोग भी हैबिट बना लो, अपनी जो साइड में हमारे पास स्पेस होती है ना, इनको यहाँ पर फ्लारी नहीं बनाना है, इधर हमको लिखते रहना है। विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस प्लस 2 सोशल वर्कर्स। फाइन। अब सोशल वर्कर का क्या एक्सपीरियंस है? एटलीस्ट 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद डिग्री साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशोलॉजी और लॉ। ये आप कुछ भी कर लो। 2 सोशल वर्कर्स विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस। अब कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे? अगर उन्होंने वायलेट किया हो ह्यूमन राइट, ऑफेंस इंक्लूड किया हो कोई मॉरल टर्पिट्यूड का, या कन्विक्टेड हुए हो, रिमूव्ड या डिसमिस्ड हो गए हो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या चाइल्ड अब्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर हो। इन 4 सर्कमस्टांसेस में अगर उनके पास एक्सपीरियंस भी है, स्टिल दे विल नॉट बी हेल्ड, मतलब दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट मेंबर्स को 60 days का देगा ट्रेनिंग, 60 days ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। अगर किसी मेंबर को रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं बाय गिविंग दी रेजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट के बाद टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? एक बार अपॉइंटेड होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा? अगर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर है, फेलियर इन प्रोसीडिंग, फेलियर हुआ अगर उनका बोर्ड मीटिंग्स को 3 महीने तक कंजिक्यूटिवली अटेंड करने का, या फिर मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग्स इन ईयर, पूरे ईयर में 3/4 सिटिंग हो, या फिर इनएलिजिबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 यही वाला, इसके अकॉर्डिंगली इनएलिजिबल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? ये सब आप याद रख कर लीजिए, आगे जाके कुछ चीज़ें यही रिपीटेड होंगी, इसीलिए मेक श्योर यू रिमेंबर। सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5, सेक्शन 6 दो बहुत सिंपल चीज़ों की बात करता है, आप जनरली समझ लीजिए। सेक्शन 5 कहता है अगर कोई चाइल्ड, मतलब हाँ, जब वो बच्चा था 18 साल के बिलो था तब उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, बट प्रोसीडिंग को वही 2-3 साल लग गया और उसमें 18 साल का बच्चा मेजर हो गया, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो मेजर हो गया तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू द सिविल कोर्ट? तो लॉ कहता है नहीं,
जब वो बच्चा ही माना जाएगा, चाहे उसकी एज मेजर की क्यों ना हो जाए। सिमिलरली सेक्शन 6 की बात करी जा रही। सेक्शन 6 कहता है अगर कोई मेजर है, मान लेती हूँ मैं हूँ 21 ईयर्स की, मैंने कोई ऑफेंस किया था एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, अब उसके लिए FIR फाइल हुई कि मेरे अगेंस्ट कि मैंने बीइंग अ 16 ईयर ओल्ड मैंने ये ऑफेंस किया था, अभी तो मैं 21 ईयर्स की हूँ। तो कोर्ट कहता है कि ऑफेंस जिस समय हुआ था उस समय आप 16 ईयर्स के थे, तो आप JJ एक्ट के अंदर ही एज अ चाइल्ड ही डील किए जाओगे, ना कि अंडर क्रिमिनल लॉ अंडर BNS और BNS आप एज अ मेजर डील किए जाओगे। अंडरस्टूड? तो ये 5 और 6 यही बात करता है कि अगर एक बार चाइल्ड की तरीके है हो, अब मेजर हो गए तो भी चाइल्ड रहोगे, अगर कभी ऑफेंस किया था चाइल्ड, आज मेजर हो, फिर भी हम आपको चाइल्ड ही मानेंगे फॉर दी प्रोसीडिंग्स ओनली। प्रोसीडिंग्स के लिए हम मेंटल स्टेट जो है वो एज अ चाइल्ड का ही लेंगे कि उस दौरान आपका ऐसा आपने क्यों ऑफेंस किया। ठीक है। JJ बोर्ड अंडर सेक्शन 4 डील्स विद चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जाता है। नाउ सेक्शन 7 स्टेट्स व्हाट इज द प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में आपसे पूछी जाती है चीज़ें। सिंपल समझ लीजिए कि दे विल meet at such times and shall observe such rules as regard the transaction of the business। बस इतना ही समझ लीजिए और कुछ नहीं। क्या चाइल्ड एक इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो सकता है? अब ये देखिए, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर इंडिविजुअल मेंबर व्हेन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम में इससे पहले पूछा जा चुका है, प्री में इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंगल मेंबर के अगेंस्ट चाइल्ड प्रोड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट, बट जब बोर्ड सिटिंग में ना हो। बोर्ड सिटिंग में है तब नहीं। बस इतना सफिशिएंट है। अब आगे आ जाइए 8 पावर्स फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंस का वैसे ये क्वेश्चन में प्रीलिम में भी पूछा जाता है। बोर्ड की पावर्स क्या हैं, तो हम सीधे कुछ और ज़्यादा ना डील करते हुए सीधे यहाँ पर आ जाएंगे 3 में। और आपको प्लीज़ रीड दिस, प्लीज़ रीड ऑल दी पावर्स सो दैट कल अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आ गया तो आप ऑड वन आउट कर पाओ। ये सिर्फ इतने बड़े बड़े जो चीज़ें हैं ना वो ऑड वन आउट के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ रीड द सेक्शन 8। फाइन। नाउ मूविंग अहेड विद सेक्शन 9, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मैजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। तो भाई अगर वो एम्पावर्ड नहीं है, दैट द पर्सन एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड ब्रॉट बिफोर हिम, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the records of such proceedings to the board having jurisdiction। सिंपल लॉजिकल। अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है जिसका पावर नहीं है टू डील विद दैट चाइल्ड, तो वो रिकॉर्ड करेगा अपना ओपिनियन और ट्रांसफ़र करेगा चाइल्ड टू दी बोर्ड, JJ बोर्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है? In a case person alleged to have committed an offence claimed before a court other than a board that the person is a child or was a child on the date of the commission, or it is the court itself of the opinion that the person was a child on the date of the commission, the court shall make such an inquiry, take such evidence as may be necessary of the regarding the age। अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है या चाइल्ड लोग जो मेजर है वो कह रहे हैं कि मैंने ये ऑफेंस एट द एज ऑफ चाइल्ड माइनर किया था, तो कोर्ट को लगता है कि ये जब माइनर था तब इसने ऑफेंस किया था। अब हम एज को डिटरमाइन करने के लिए जो भी हमारे पास मेजर्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम कैसे पता करेंगे कि वो चाइल्ड था कि नहीं। व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज। तो उसके लिए प्लीज़ रिफर टू section, give me a second, please refer to your section 84, no not 84, it is, yes it is 94, please refer to your section 94। let's just go and read what is 94। वहाँ पर आप प्लीज़ लिखते हैं रेड विद 94, प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनी डाउट। कैसे प्रिज्यूम किया जाएगा? ये RGS में 2017-18 में पूछा भी गया था। RGS में 2017-18 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला ये टू इम्पॉर्टेंट है, 1 नहीं। द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम दी स्कूल, मतलब 10th का मर्टिकुलेशन का या 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट लेंगे, उसमें या तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने दिया हो, या अगर एब्सेंस है दोनों का तब हम करेंगे ऑसिफिकेशन टेस्ट, दैट इज़ बोन डेंसिटी टेस्ट।
बोन टेस्ट करेंगे और एनी अदर लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट। ठीक है, 3 चीज़ें। फर्स्ट प्रेफरेंस, ये फर्स्ट है बोर्ड सर्टिफिकेट, सेकेंड बर्थ सर्टिफिकेट एंड थर्ड इज ऑसिफिकेशन टेस्ट। अकॉर्डिंगली आपकी एज डिटरमाइन होगी। फाइन, प्रोवाइडेड द सच एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्टेड और द बोर्ड शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। कब तक कंप्लीट हो जाइए? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ऑर्डर के 15 डेज के अंदर ही आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। फाइन, याद रहेगी ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 डील्स विद प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सेक्शन 10 क्या कहता है? एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्या होगा अगर चाइल्ड इज एप्रीहेंडेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ? बहुत सिंपली समझते हैं, आप चाहे तो रीड कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। हमको कुछ चीज़ें रेफर करनी है। अब जैसे ही चाइल्ड एप्रीहेंड होता है बाय द पुलिस ऑफिसर, apprehended by a police officer that he has committed an offence or he feels like that this is the person being a minor is said to have committed this offence। अभी वो श्योर नहीं है, बस he is been apprehended, पुलिस को ये लग रहा है, तब that child would be placed मतलब वो ले जाएगा। पुलिस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, चाइल्ड पुलिस तो भाई मेजर को डील करता है ना, पुलिस के लिए तो है ही नहीं, उसको तो हमने पावर दिया ही नहीं डील विद द चाइल्ड, तो वो ले जाएगा बिफोर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। तो जैसे ही चाइल्ड एप्रीहेंड होगा पुलिस से, पुलिस तुरंत उस बच्चे को ले जाएगा कहाँ? या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या तो CWPO मतलब चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है, कितने दिनों में, कितने समय में? विद इन दी 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ले जाएगा एंड ही विल नॉट बी पुट इन अ पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। ना ही जेल में ना ही पुलिस लॉकअप में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को हम रखेंगे। समझ में आया प्रोसीजर? जैसे ही चाइल्ड एप्रीहेंड हुआ तुरंत उसको जुवेनाइल पुलिस यूनिट या तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास ले गए विद इन 24 आवर्स। ना ही पुलिस ऑफिसर में लॉकअप में हो सकता है, ना ही जेल पे जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये चीज़ हुई, बस इतना ही पढ़ना है, जितना मैं मार्क करी उतना ही। अब जैसे ये चीज़ हुआ तब 2 चीज़ें आ जाएंगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास या तो CWPO के पास, मतलब चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के पास। या तो वो 2 चीज़ कर सकता है। 12 यहीं लिख लो, सेक्शन 10 टू बी रेड विद RW, रेड विद 12 एंड 40। ये प्रोसीजर है, कहीं नहीं आपको मिलेगा। रेड विद 12 एंड 40 जैसे ही आ गया वैसे या तो उसको बेल मिल जाएगी या तो 14 बात करा इंक्वायरी की। ठीक है, अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को ये लगता है कि अरे यार इसने तो कोई सच ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, ठीक है, एज सच कोई ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, when any person who is apprehended as child is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended or detained by the police or appears before the board, such person notwithstanding anything contained under CRP, any other lawful जो भी है ये सब छोड़ दीजिए, be released on bail। तो या तो नॉन बेलेबल या बेलेबल ऑफेंस क्यों ना हो, बट बोर्ड को ये लग रहा है कि कैन बी रिलीज ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी, तो उसको वो तुरंत रिलीज कर देगा। अंडरस्टूड? या फिर ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, या तो रिलीज कर देगा या तो इफ सच इज नॉट बीन रिलीज्ड, अगर बेल मिल गई सेक्शन 12 के अंदर फर्स्ट प्रोवाइजर के अंदर तो गुड, वेल एंड गुड। अगर रिलीज नहीं हुआ तब हम उसको कहाँ भेजेंगे? तब उसको सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर के पास रखा जाएगा। ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट बीन रिलीज देन हम उसको कहाँ भेजेंगे? प्रोबेशन ऑफिसर के पास। हैव बीन एप्रीहेंडेड इज नॉट रिलीज ऑन बेल बाय द ऑफिसर, दिस इज टू बी केप्ट ओनली इन ऑब्जर्वेशन होम और अ प्लेस ऑफ सेफ्टी in such manner as until the person can be brought before the board। समझ में आई ये चीज़? फिर से मैं इन शॉर्ट समझा देती हूँ। जैसे ही बच्चा एप्रीहेंड हुआ पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास गया, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो, अगर बोर्ड को लगता है तो वो रिलीज़ कर देगा ऑन बेल। अगर बेल में रिलीज़ नहीं किया तो प्लेस्ड अंडर सुपरविजन हो जाएगा। किसके सुपरविजन में? ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर
और या तो फिट पर्सन की, और कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये चीज़ें टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम में आपको यहीं पर ही आपकी वाट लगाई जाती है, कहीं नहीं। हम जो चीज़ सोचते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ ले, ऊपर ऊपर में भी जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उस पर ही वाट लगाई जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। अगर रिलीज ऑन बेल नहीं हुआ है, ठीक है, अगर रिलीज ऑन बेल नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ें नोट करनी है कि भाई अगर रिलीज नहीं हुआ है तो ही इज़ नॉट बीन एक्सपोज टू क्रिमिनल, कोई मॉरल फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर ना हो, एंड डज नॉट डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, एक्सपोज टू द क्रिमिनल मॉरल फिजिकल साइकोलॉजिकल डेंजर ना हो एंड डज नॉट डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। अगर रिलीज नहीं हुआ है, और रिलीज नहीं हुआ है तो उसको हम ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे अंडर द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन। और अगर मान लेते हैं बेल दे दी गई थी पर श्योरिटी उसने नहीं पे की, व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज अनेबल टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ बेल ऑर्डर विद इन 7 days ऑफ द बेल ऑर्डर, द चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशन। तो मतलब सबसेक्शन 4 कहता है 12 का कि अगर मान लीजिए बेल दे दी गई बट 7 दिन के अंदर जो उसकी कंडीशंस थी बेल की फुलफिल करने की, मान लेते कोई श्योरिटी देना या कुछ भी, वो नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेल कैंसिल हो जाएगी। सीआरपीसी के अंदर अगर बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बेल कैंसिल हो जाती है, बट सेम इज़ नॉट द रूल फॉलोड अंडर जेजे एक्ट। यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशंस करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है जनरल रूल सीआरपीसी का ही फॉलो होगा, पर हम भूल जाते हैं एक चाइल्ड से डील कर रहे हैं, यहाँ पर हम जनरल रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर बेल कैंसिल नहीं होगी, रादर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि चलो हम मॉडिफिकेशन कर ले रहे, इन कंडीशन को तुम फुलफिल कर लो। अंडरस्टूड? तो पहले क्या रूल है, एप्रीहेंडेड होने के बाद या तो बेल मिलेगी, बेल नहीं मिली इन केस तो सेक्शन 14 आ जाएगा। सेक्शन 14 क्या कहता है, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, वेयर अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्रोड्यूस्ड बिफोर बोर्ड, the board shall hold an inquiry in accordance with the provisions as contained under section 17 and 18। चलिए हम सेक्शन 17 और 18 की भी बात करेंगे, और उससे पहले जरा हम देख लें कि जनरल रूल्स क्या हैं। जनरल रूल्स ये है कि जो इंक्वायरी है टू बी completed within 4 months from the date of first production of the child before the board, very important। This inquiry under section 14 is to be completed within 4 months from the date of first production of the board child before the board, और एक्सटेंड हो सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 more months। तो 4+2 का चीज़ रहती है, 4 महीने 4 महीने वैसे तो जनरल रूल, एंड 4 इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, ठीक है। 5 सबसेक्शन 3 कह रहा है, अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months। Preliminary assessment as under section 15 to be disposed within 3 months from the date of first production of the child before the board। तो इंक्वायरी अगर होनी है तो 4 महीने एक्सटेंडेड अप टू 2 more months, और अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होना है सेक्शन 15 के अंदर, वो हीनियस ऑफेंस के केस में, तो अगर चाइल्ड ने किसको हीनियस ऑफेंस किया है तब वो उसका सेक्शन 15 के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नथिंग बट टू जस्ट जज what was the mental condition, the circumstances whereby he has committed this offense। किसी के भड़कावे में तो आके नहीं किया है, हीनियस ऑफेंस कर रहा है ना एक चाइल्ड, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हम चाइल्ड को वेरी इनोसेंट मानते हैं, चाइल्ड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज वेरी इनोसेंट, और जब वो कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस करता है जो कि मोर देन 7 years का होता है, तो अब यहाँ पर सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बोर्ड की, वो ये नहीं होता कि तुमने कर दिया तो तुमने ही किया, नहीं, हम जज करते क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मेंटल स्टेट था, कौन था उसके आसपास, क्या चीज़ें थी, कौन सा प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस थे, कौन से प्रिवेलिंग सिचुएशन थी जिसके अंदर, जिस प्रेशर के अंदर आके उसने ऐसा हीनियस ऑफेंस कमिट किया। तो ये सेक्शन 15 के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा जो कि कंप्लीट होना विद इन 3 months, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंक्वायरी 4+2 एंड प्रिलिमिनरी असेसमेंट ओनली विद इन 3 months। फाइन। अगर फर्दर एक्सटेंशन लेना होगा तो हम सीजीएम की मदद से फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हैं, फर्दर एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ सीजीएम और सीएमएम, वो ग्रांट कर सकते हैं विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलिए आ जाते ज़रा इधर, थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है।
ठीक है, जो इंक्वायरी होगी वो कैसे डिस्पोज ऑफ होगी, एज अ समन्स केस के तरीके डिस्पोज ऑफ होगी। इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंस जो होगा, अगर चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स है ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड, और अगर चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स ऑन द कमीशन तो भी जैसे सेक्शन 15 के अंदर मैनर डिस्क्राइब है, जैसे इसके अंदर मैनर डिस्क्राइब है। पेटी ऑफेंस के केस में केस कैसे डिस्पोज होगा, समरी प्रोसीजर के तरीके, ठीक है। अगर पेटी ऑफेंस है केस होगा समरी प्रोसीजर, सीरियस ऑफेंस है तो समन्स की तरीके से। तो मैं पूरा इसको क्लीन करती हूँ, अच्छे से आपको मार्क कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही है। पेटी केसेस का है समरी प्रोसीजर फॉलो होगा, सीरियस ऑफेंसेस के लिए समन्स केस क्या फॉलो होगा, हीनियस ऑफेंस के लिए अगर चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स है तो डिस्पोज ऑफ एज द बोर्ड रिक्वायर्स, अबव 16 ईयर्स है तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली, जो कि मैं अभी यहीं बता दे रही हूँ, आप लिख ही लो समन्स केस के तरीके। समन्स केस के तरीके मतलब जनरल रूल क्या है, समन्स केस के तरीके डिस्पोज ऑफ होगा, बट इट इज इन पेटी केस, पेटी ऑफेंसेस की समरी प्रोसीजर फॉलो होगा बाय दी कोर्ट, अदरवाइज इट इज समन्स प्रोसीजर ओनली। अंडरस्टूड, सिंपल, नॉट सो बिग थिंग, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, ये याद रखिएगा चीज़ें। चलिए इतना सही है, इतना ही पढ़िए और कोई ज़रूरत नहीं है। 15 देख लेते हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैसे हो रहा है इन केस ऑफ अ हीनियस ऑफेंस। प्रिलिमिनरी असेसमेंट मैंने पहले बताया था हीनियस ऑफेंस के केस में ही होगा। हु हैज़ कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो दो चीज़ें हैं। प्रिलिमिनरी असेसमेंट या तो हीनियस ऑफेंस के केस में होता है और हु लिखा है ना, मतलब एंड प्लस कोई ऐसा चाइल्ड जो कि अबव या कंप्लीटेड 16 ईयर्स है, तो उस केस में बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा विद रिगार्ड टू द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन पूछी जाती है प्रिलिमिनरी असेसमेंट की, तो टू अडजस्ट द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी, the consequence of the offence and the circumstances in which he allegedly committed the offence. Very important. अब आगे बढ़ते हैं। disposed of कैसे होगा, by the board, then the board shall follow the procedure of the summons case। मैंने आपको पहले बता दिया ना, यहाँ पर summons case के तरीके ही फॉलो होगा, तो यहीं पर लिखा है क्लॉज 2 में summons के केस के तरीके फॉलो होगा। provided further the assessment under this shall be completed within the periods prescribed under section 14। तो सेक्शन 14 के अंदर क्या पीरियड दिया है भाई, 3 महीने, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है। अगर नीचे ही लिख देते आसान नहीं रहता, पर नहीं, ऊपर लिखा मंथ्स, ऊपर लिखा कुछ, अरे एक ही जगह सब लिख दो भाई, बच्चों को दिक्कत होती है। पर आपको जब भी ऐसा कुछ लगे कि अरे ऊपर दाएं बाएं लिखा है तो आप वहीं मेंशन कर दो, उसी प्रोविजन का आगे ही मेंशन कर दो, तो ऐसे दाएं बाएं की कोई टेंशन ही नहीं होगी। करेक्ट। 16 बात करता है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। भाई इंक्वायरी होनी थी क्या 4 + 2 महीने में, प्रिलिमिनरी असेसमेंट विद इन 3 मंथ्स। इन केस पेंडेंसी हो रहा है, इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो कौन इसको रिव्यू करेगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द CGM एंड CMM। CGI CMM करेगा इन एवरी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के दौरान वो जज करेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ हाई लेवल कमेटी भी करेगी एवरी 6 मंथ्स में, ठीक है। CGM CMM कर सकते हैं एवरी 3 मंथ्स एंड हाई लेवल कमेटी एवरी 6 मंथ्स। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ओके अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, समथिंग और द अदर थिंग इज लाइक हैपनिंग। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ मिस कर दी है, चलिए ठीक है, कुछ नहीं मिस किया, आगे बढ़ते हैं। अब समझ लीजिए, फिर से मैं थोड़ा प्रोसीजर बताती हूँ, जैसे कि आपके माइंड में ये चीज़ अटक ही जाए। तो भाई जैसे ही चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एप्रीहेंड हुआ बाय द पुलिस अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 10, जैसे एप्रीहेंड हुआ तो उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा विद इन 24 आवर्स। जेल लॉकअप में नहीं बंद कर सकते। जैसे ही वो ले जाया गया सेक्शन 12 आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मेंबर्स ये करेंगे कि भाई हम इनको बेल दे देते हैं,
अगर बेल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बेल अगर नहीं दी तो इंक्वायरी होगी अंडर सेक्शन 14 जिसको कंप्लीट होना है विद इन 4+2 मंथ्स के अंदर। इन केस पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी हो जाती है तो 16 के अंदर CGM CMM विद इन मतलब इन एवरी 3 मंथ्स एंड हाई लेवल कमेटी एवरी 6 मंथ्स के अंदर उसकी पेंडेंसी को नोट डाउन करेगी। ये चीज़ें हो गई, इतना समझ में आ गया। अब मान लेते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हुआ था, बच्चे को बेल नहीं मिली, अब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है तो दो चीज़ें होंगी इंक्वायरी के बाद, दो चीज़ें होती हैं। सेक्शन 17 या तो ही इज़ फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या सेक्शन 18 ही इज़ नॉट फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इंक्वायरी की जा रही है ना, तो ही विल बी ईदर फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या फिर ही विल नॉट बी फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सेक्शन 17 कहता है अगर बोर्ड इज सैटिस्फाइड कि द चाइल्ड इज, जो कि आया था, इट हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, सॉरी सेक्शन 18, आई एम सो सॉरी मैंने सेक्शन गलत बोल दिया। सेक्शन 17 के अंदर जहाँ पर चाइल्ड इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एंड सेक्शन 18 जहाँ पर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, सेक्शन 18 में जहाँ पर ही इज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, तो क्या करेगा, रखे रहेगा? नहीं, तुरंत उसको रिलीज करेगा, है ना। क्या करेगा, इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड मे रिफर द कमिटी, कमिटी को रिफर कर देगा, भाई जाइए भाई चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर में, या फिर कोई भी ऑर्डर जो कि कोर्ट को लगता है वो पास कर देगा। ठीक है, अगर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं है, बोर्ड इज सेटिस्फाइड, तो दो चीज़ होंगी, पास ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, वही ऑर्डर पास कर देगा कि ही इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, और अगर लगता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बट इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो तुरंत उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू दी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो कि उसकी देखभाल करेगी। अंडरस्टूड। 18 बात कर रहा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि चाइल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज हैज़ कमिटेड अ पेटी ऑफेंस और अ सीरियस ऑफेंस, और अ चाइल्ड बिलो 16 years कमिटेड हीनियस ऑफेंस और इज अबव 16 years, दिस इज प्रिलिमिनरी असेसमेंट, एवरीथिंग सब कुछ चीज़ें। तो अगर उसने इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो यहाँ पर अगर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, चलिए हटा दीजिए इसको, अब आगे आ जाइए। अगर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब वार्निंग के बाद। इतना कोई भयंकर ऑफेंस नहीं कहते, पेटी ऑफेंस करा था तो हम उसको कह देंगे भाई घर जाओ वापस आफ्टर एप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट, वार्निंग देने के बाद, या कहेंगे ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, सिमिलर एक्टिविटीज़ में कम्युनिटी सर्विस करा सकते हैं, या फिर हम चाइल्ड के पेरेंट या चाइल्ड को कहेंगे कि भाई फाइन पे करो। अंडरस्टूड। डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, चाइल्ड वेलबींग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये सब कुछ मेजर्स हैं जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा तो उसके लिए ऑर्डर किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी बहुत भयंकर चीज़ नहीं की गई है, सिंपल चाइल्ड है ना, हम अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। ठीक है, स्पेशल होम में सेंड किया जाएगा फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years, जहाँ पर वो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी एक्सेट्रा वो चीज़ें करेगा। प्लस इन एडिशन टू दोज ऑर्डर्स क्या एडिशनल ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, अटेंड स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, therapeutic centers, visiting frequently, prohibit the child from frequently visiting, appearing in a specified place, या undergo a de-addiction program। तो ये कुछ चीज़ें एडिशनली वर्क करेंगी विद दिस जनरल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड दीज ऑर्डर। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हु इज़ फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इफ़ ही इज़ नॉट फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ तब तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 17 का ऑर्डर होगा जहाँ पर हम उसको वही ऑर्डर दे देंगे, या तो हम कहेंगे कि भाई चाइल्ड नीड ऑफ केयर में है, आप प्लीज़ चाइल्ड नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन करिए। ये अभी तक आपका था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब आ गया पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट। तो चलो समझ ले भाई, पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट क्या है, जहाँ पर चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं। जब 15 के अंदर हमने असेसमेंट किया और हमको ये पता चला कि चाइल्ड वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15, द चिल्ड्रंस कोर्ट मे डिसाइड दैट देयर इज अ नीड फॉर अ ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन अडल्ट एज पर सीपीसी के अकॉर्डिंगली उसको चाइल्ड को एक एज एन अडल्ट ट्राई करना चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर द ट्रायल ऑफ अ चाइल्ड एज एन अडल्ट एंड मे कंडक्ट एन इंक्वायरी अकॉर्डिंग विद सेक्शन 14 and pass an order according to section 18.
ठीक है, दो चीज़ें, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कब, जब या तो उसने 16 ईयर्स का है या तो उसने कंप्लीट कर लिया है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया दैट इज मोर देन 7 ईयर्स का। तो यहाँ पर दो ऑर्डर पास होते हैं, चिल्ड्रंस कोर्ट दो ऑर्डर पास कर सकता है, जो कि सेक्शन 19 बात कर रहे हैं। या तो एज एन अडल्ट CRPC के अंदर हम ट्रायल करेंगे, या तो अभी भी हम एज ए चाइल्ड रखेंगे और ऑर्डर 18 का पास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो बिग थिंग, करेक्ट। इसके साथ साथ चिल्ड्रंस कोर्ट क्या क्या इंडिविजुअल केयर प्लान बना सकता है फॉर रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग फॉलो अप एक्सेट्रा। अब इससे ज़्यादा आप मत ही पढ़ो तो अच्छा रहेगा, ज़बरदस्ती भरती चली जाएंगे। बस इतना पढ़ लिया, समझ में आ गई इतनी चीज़ें, गुड, वेरी गुड। 20 क्या कहता है, चाइल्ड अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर उसको रखा गया है, अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, आपने देखा ही था सेक्शन 18 का ये वन ऑफ द ऑर्डर्स था, तो अगर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया पर उसने ड्यूरिंग दैट टाइम उसने 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर shall provide for a follow-up by probation officer, district child protection unit or a social worker by itself to evaluate if such child has undergone reformative changes and if the child can contributing member of the society, and for this purpose the progress record of the child under this along with the evaluation are to be taken into consideration. After the completion of the procedures prescribed, the children's court may decide to release the child on such condition or decide to complete the remainder in his jail. तो भाई 21 ईयर्स के हो गए हैं तो दो चीज़ें होंगी, प्रोबेशन ऑफिसर कहा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाएगा कि रिपोर्ट बताइए कि कैसा चाइल्ड का बिहेवियर है। अगर लग रहा है कि आप चाइल्ड का बिहेवियर ऐसा है कि अब वो सोसाइटी में वापस जा सकता है, मतलब रिलीज़ हो सकता है, उसको अब जो बची हुई अपनी टर्म है उसको निकलने की जरूरत नहीं है, तो या तो रिलीज़ कर देंगे, या तो लगता है कि नहीं अभी भी नोटोरियस है, अभी भी एक्ट कर सकता है, तो हम उसको जेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 21 ईयर्स द चाइल्ड इज ट्रांसफर टू जेल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 21 इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्या ऑर्डर है जो कि पास नहीं हो सकता है, सेंटेंस और टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट without the possibility of release cannot be passed as against an order by the children's court or by any court as regarding the minor. ठीक है, 21 दो ऑर्डर पास हो सकते हैं, सेंटेंस टू डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये दो ऑर्डर पास नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एनी पर्सन नॉट बीइंग चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड और एक अडल्ट एक साथ ट्राई नहीं हो सकते। जनरली तो है ना कि दो लोगों ने एक साथ ऑफेंस किया है मान लेते हैं, तो उन दोनों को तो को अक्यूज को एक साथ ट्राई करेंगे, बट इन केस देयर इज अ को अक्यूज वे बाय ही इज अ मेजर एंड द अदर इज अ माइनर, देन दीज टू पर्सन्स बीइंग अ को अक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड टुगेदर, क्योंकि इन दोनों का प्रोसीजर डिफरेंट है। तो 23 इस चीज़ की बात करता है। 24 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 25 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 26 रनअवे चाइल्ड की बात कर रहा है, पर चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, जस्ट रीड दिस आउट, not very important, you can just simply read it out. Coming to chapter 5 which deals with child welfare committee, which is important. 27 deals with child welfare committee. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जिसकी इंश्योरिंग करनी है कि ट्रेनिंग हो जाए विद इन 2 मंथ्स के अंदर ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट करवानी है। यहाँ पर आपके चेयरपर्सन होंगे एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर टू बी अ वुमेन एंड अदर एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर कंसर्निंग चिल्ड्रन। ठीक है, इन 4 मेंबर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स, जिसमें एक वुमेन होंगी और एक एक्सपर्ट होगा, जिसमें इनका 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा। इनका जो ड्यूरेशन है, जैसे इससे पहले हमने कोई ड्यूरेशन नहीं पढ़ी थी बोर्ड में, पर इनकी ड्यूरेशन है मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ये रहेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं हमसे लिख नहीं पा रही, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फॉर 7 ईयर्स और प्रैक्टिसिंग। अब यही जो मैंने कहा था ना, प्लीज़ आप इनएलिजिबिलिटी पढ़ लेना, सेम इनएलिजिबिलिटी है, वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, मॉरल टर्पिट्यूड, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर और इमोरल एक्ट। बस यहाँ पर है इस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिफरेंट चीज़ है, अदर देन दैट सेम है। नो पर्सन टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड मोर देन 3 ईयर्स। टर्मिनेशन भी सेम है, गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, ऑफेंस इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड, मिनिमम ऑफ 3/4 या
3 मंथ तक आपने नहीं किया, ठीक है, सेम नॉट सो बिग डील, जितना मैं मार्क करवा रही हूँ आप उतना पढ़ लो, सब हो जाएगा कंप्लीट. It is the DM who has the power to quarterly review the functioning of the committee. Very important. The committee works under the DM and it is the DM who has the power to quarterly review. Fine. बस छोड़ दीजिए इस चीज़ को. 28 में आ जाओ. What is the procedure in relation to committee? प्रोसीजर पढ़ लीजिए. मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ. जो कमिटी है उसको 20 दिन एटलीस्ट 20 डेज इन अ मंथ तो मीटिंग करनी ही करनी है, ठीक है. और जब भी चाइल्ड कैन बी प्रोड्यूस बिफोर इंडिविजुअल मेंबर, बिल्कुल चाइल्ड कैन बी प्रोड्यूस बिफोर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कमिटी बट नो फाइनल डिस्पोजल विदाउट एटलीस्ट 3 मेंबर्स. तो चाइल्ड को प्रोड्यूस करा जा सकता है, जैसे पहले भी था. चाइल्ड क्या प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल प्रोड्यूस हो सकता है बिफोर द इंडिविजुअल मेंबर, बट यहाँ पर एटलीस्ट 3 मेंबर्स होना इंपॉर्टेंट है टू गिव द फाइनल जजमेंट. अंडरस्टूड? May be produced before the individual member, provided that there shall be at least 3 members present at the time of final disposal of the case. जो बस मैं मार्क करा रही हूँ उतना मार्क करो, याद रहेंगी चीज़ें. What are the powers of the committee? बस आप ये याद रखना 29 डील्स विद पावर ऑफ द कमिटी. अभी तक जो सेक्शन में करा रही हूँ ना उसकी हेडिंग भी याद रखनी है. 29 डील्स विद द पावर ऑफ द कमिटी, बस इतना ही. Functions and responsibilities 30 डील कर रहा है. प्लीज़ रीड these all the sections. Taking cognizance and receiving children produced, conducting inquiry, directing DCWO, DCPU, conducting inquiry and declaring fit person, child in care, directing placement, ensuring care protection, selecting registered institutes, conducting at least 2 inspections per visit month. Very important. ये जो यहाँ पर भी आपके नंबर्स आ जाए ना वो इंपॉर्टेंट होता है. आरजेएस ने इससे पहले पूछा भी गया था. दिस वॉज द क्वेश्चन asked in your previous year RGS question. तो please read these. बस just read these. मैं आपको अब पढ़वा नहीं सकती. जब मेंस होगा ना तब मैं इन डेप्थ इसको चली जाऊँगी. अभी मैं पढ़ा नहीं सकती. अब आप इसको रीड कर लेना. बहुत सारे इसीलिए just read them. Now what is the procedure in relation to child in need of care and protection, जो कि डील करता है चैप्टर 6. चैप्टर्स भी याद रखने हैं. तो प्रोडक्शन बिफोर द कमिटी, जो ये कमिटी ऊपर बनी थी ना चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए थी. एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कमिटी. क्या क्या? पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो सकता है, या तो डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड पुलिस यूनिट हो सकता है, या तो कोई इंस्पेक्टर हो सकता है जो कि लेबर लॉ के अंदर अपॉइंटेड हो. पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, चाइल्ड लाइन सर्विसेज हो सकती है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो सकता है, या बाय द चिल्ड्रन हिमसेल्फ. कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है प्रोवाइडेड, या तो नर्स, डॉक्टर एक्सेट्रा, ये भी सब कुछ हो सकता है. जिसको भी लगे कि भाई यहाँ पर ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो ये बिफोर द कमिटी ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. दीज आर द पीपल हु कैन प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द कमिटी विद इन हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स. विदिन 24 आवर्स. विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना है. कोई दिक्कत नहीं है. बस ये सब चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं. कौन कौन है? पीओ, सीजीपीओ, सीडब्ल्यूपीओ, डीसीपीयू, इंस्पेक्टर अंडर लेबर लॉ, पब्लिक सर्वेंट, चाइल्ड लाइन सर्विसेज और एनजीओ, सीडब्ल्यूओ, प्रोबेशन ऑफिसर्स हो, सोशल वर्कर या पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो, या चाइल्ड खुद से भी जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चाइल्ड खुद से प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल प्रोड्यूस हो सकता है. या तो कोई नर्स, डॉक्टर, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्सेट्रा. अब देर आर फ्यू रूल्स ऑफ मैंडेटरी रिपोर्टिंग. 32 वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम में आपके इससे पहले पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी ड्यूटी है. अगर नहीं रिपोर्ट करोगे ऐसे चाइल्ड को जो कि इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो आपका ऑफेंस हो जाएगा. तो ये है जो कि बात कर रहा है. अगर कोई लॉस्ट, ऑर्फन्ड या अबैंडन्ड चाइल्ड है, ठीक है, if any child is either lost, abandoned or orphaned है, abandoned or lost or it complains to be orphaned, इन 3 चीज़ों में 24 आवर्स के विद इन चाइल्ड लाइन सर्विसेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, CWC, DCPU के अंदर आपको रिपोर्ट करना ही है. इन 3 सिचुएशन में चाइल्ड टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर चाइल्ड लाइन सर्विसेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, CWC, DCPU हैंड ओवर करना है चाइल्ड को विद इन 24 आवर्स. ठीक है. अगर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई
तो क्या होगा, इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33। ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्ट नहीं करा इसको तो क्या हो जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा 32 के अंदर, जो कि 34 बता रहा है क्या होगा, जो कि होगा अप टू 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, मतलब एक ही सेक्शन में लिख सकते थे ना, पर नहीं, लेजिस्लेचर का मन ही नहीं करता है एक ही में इंक्लूड करने का, उसको डिफिकल्टी ऐड करनी है। 32 मैंडेटरी रिपोर्टिंग, 3 सिचुएशन में लॉस्ट, अबैंडन और ऑर्फन। प्रोड्यूस किसके बिफोर हो सकता है, चाइल्ड लाइन सर्विसेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, CWC, DCPU के अंदर और टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स के अंदर। इन 5 जगहों पे प्रोड्यूस हो सकता है विद इन 24 आवर्स। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33 एंड द पनिशमेंट इज गिवन अंडर 34 विच इज imprisonment up to 6 months or a fine or of 10,000 rupees or both. Understood? Clear? अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। 35 टॉक्स अबाउट सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन। क्या बात कर रहा है भाई, जरा देख लेते हैं। कोई भी पेरेंट या गार्जियन who for physical, emotional and social factors beyond their control wishes to surrender shall produce a child before the committee. तो अगर कोई भी गार्जियन पेरेंट को फिजिकल, इमोशनल, सोशल फैक्टर की वजह से सरेंडर करना है तो कहाँ प्रोड्यूस करेगा, बिफोर दी कमिटी प्रोड्यूस करेगा। बस इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। जैसे ही चाइल्ड प्रोड्यूस होगा शैल बी गिवन 2 months टाइम। हम पेरेंट्स को या गार्जियन को 2 महीने का समय देंगे कि रिकन्सिडर कर लो, और अगर रिकन्सिडर करने के बाद भी वो अग्री कर रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के पास उस चाइल्ड को पहुंच जाएगा अगर वो बिलो 6 years ऑफ एज हुआ, और या तो चिल्ड्रंस होम अगर वो 6 years और अबव हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर ऑफ चाइल्ड कोई भी पेरेंट और गार्जियन कर सकते हैं 3 रीज़न की वजह से, फिजिकल, इमोशनल, सोशल फैक्टर। कमिटी के बिफोर प्रोड्यूस होगा। कमिटी 2 महीने का समय देगा कि रिकन्सिडर कर लो। अगर रिकन्सिडर नहीं किया, जो भी चीज़ें हैं, अगर बच्चा 6 साल से बिलो का है तो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास चला जाएगा, वो उसको डील करेगा। और अगर 6 साल से ज़्यादा का है तो चिल्ड्रंस होम में उसको रखा जाएगा। आपको हम अभी अडॉप्शन भी पढ़ेंगे। JJ एक्ट डील्स विद 2 थिंग्स, प्रोटेक्शन एंड अडॉप्शन। हम प्रोटेक्शन तो डील कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अडॉप्शन की भी बात अभी करेंगे, सो डोंट वरी। बस ये याद रखिएगा। अब इंक्वायरी जो कि 36 के अंदर होगी, कमिटी के पास जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आएगा, कमिटी के पास अगर कोई भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन आएगा तो कमिटी हैज़ टू होल्ड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 36। जो इंक्वायरी अंडर सेक्शन 14 है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की है, जो इंक्वायरी अंडर सेक्शन 36 है वो इन चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की है। ये भी इंक्वायरी कंप्लीट होनी है विद इन 4 months। वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंक्वायरी बाय द कमिटी टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 months। यहाँ पर जो सरेंडर ऑफ चाइल्ड की बात, जो इंक्वायरी हो रही है, एक मिनट, कहाँ चला गया 4 months। सेकेंड कभी कभी होता है सामने होता तो दिखते ही नहीं। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, प्लीज़ रीड द सेक्शन 36। तो एक कमेटी को होल्ड करनी है इंक्वायरी विद इन 6 months। और अगर कोई चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 years है, जो कि ऑर्फन, सरेंडर या अबैंडन्ड है, तो वो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास जाएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। बिलो 6 months तो अडॉप्शन एजेंसी के पास जाएगा वो, करेक्ट। अगर इंक्वायरी हो गई, चाइल्ड को कोई फैमिली नहीं मिल रही है, तो अडॉप्शन एजेंसी के पास विद इन 6 बिफोर 6 years है तो फिर चला जाएगा। चिल्ड्रंस होम के पास जाएगा। फिट फैसिलिटी अगर 8 till 6 years का हो चुका है, टिल 18 years वो कहाँ रहेगा, चिल्ड्रंस होम, फिट फैसिलिटी या पर्सन और फॉस्टर फैमिली के पास। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लिए हमको किसके पास भेजनी है ये इंक्वायरी, हमको इंक्वायरी रिपोर्ट जानी है DM के पास। तो DM हैज़ टू बी गेटिंग दी रिपोर्ट्स। क्वार्टरली रिपोर्ट्स DM के पास जाएगी, जो कि रिव्यू करेगा। अगर पेंडेंसी कंटिन्यूड रहती है और अनएड्रेस रहती है आफ्टर 6 months, तो स्टेट गवर्नमेंट टू टर्मिनेट कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट न्यू कमिटी। अगर कमिटी कंप्लीट नहीं कर पाई ड्यू इंक्वायरी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो इस कमिटी को ही टर्मिनेट कर देगी। ठीक है,
अनएड्रेस्ड आफ्टर 3 मंथ्स तो कमिटी को हमने यहाँ पर डिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया और न्यू कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करा। फाइन, बस इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर चाइल्ड इज फाउंड टू बी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन तो आफ्टर इंक्वायरी अंडर 36, 37 के अंदर ऑर्डर्स पास होंगे इन दैट रिगार्ड, ठीक है, जिसमें हम डिक्लेयर करेंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, रिस्टोर करेंगे पेरेंट्स और गार्जियन के पास, या फिर सुपरविजन में देंगे उसको, हम या तो प्लेस कर देंगे इन चिल्ड्रंस होम और फिट फैसिलिटी एक्सेट्रा, या तो फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप ऑर्डर, ये सब हम कुछ ऑर्डर्स पास करेंगे। प्लीज़ रीड दिस ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रीड वॉट एवर आई सेट यू टू रीड, जस्ट रीड इट, क्योंकि प्रीलिम में पूछा जा सकता है, ऑर्डर वन आउट करने की चीज़ें आ सकती हैं। फाइन, प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन 38 बात करता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। तो दो केसेस में, इन केस ऑफ ऑर्फन एंड अबैंडन चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फॉर अडॉप्शन में अगर कोई अबैंडन्ड है या ऑर्फन चाइल्ड है तब कमिटी पहले तो कोशिश करेगी कि भाई पेरेंट्स या गार्जियन उसके मिल जाए। अगर कंप्लीशन हो गया और स्टैब्लिश हुआ कि चाइल्ड के पेरेंट्स मिल ही नहीं रहे तब डिक्लेयर हो जाएगा फ्री फॉर एडॉप्शन। ये जो डिक्लेरेशन है शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड who are up to 2 years of age and within 4 months of child above 2 years of age, very important। तो अगर कोई चाइल्ड बिलो 2 years है फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन तो विद इन 2 months उसको डिक्लेयर करना है, अगर अबव 2 years है तो विद इन 4 months का समय लेके करना है। इसमें एटलीस्ट 3 member कमिटी होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट देयर मस्ट बी 3 member कमिटी। अंडरस्टूड, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 8, व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी, चैप्टर 7 डील्स विद रिहैबिलिटेशन सोशल रीइंटीग्रेशन। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमसे उतना पढ़ते हैं। 39 डील्स द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन एंड दिस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसको हम छोड़ देते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसको भी छोड़ देते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर यूनिट छोड़ दीजिए 41B। पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो एक बार 42, वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट देन स्टिल। 43 से बात करते हैं, ओपन शेल्टर और ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना पूछा जा सकता है कि कौन सा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, कौन सा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए है। तो इसीलिए आपको अगर सेक्शन 43 to 49 याद रखना है, या मान लेते हैं 52 तक, तो उसके लिए आप एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, OFO स्पेशल प्लेस, OFO स्पेशल प्लेस for special place for children fit facility and person, children fit facility and person, प्लीज़ आप अच्छे से लिखिएगा, मैं तो नहीं लिख पा रही। फिट फैसिलिटी एंड पर्सन, OFO स्पेशल प्लेस फॉर फिट चिल्ड्रन फिट फैसिलिटी एंड पर्सन। ओ से आपका हो गया ओपन शेल्टर सेक्शन 43, फो से हो गया फॉस्टर केयर 44, से हो गया एस से स्पॉन्सरशिप, ओ से ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल से स्पेशल होम, प्लेस से प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन से चिल्ड्रन आपका सेक्शन 50, फिट से फिट पर्सन 51, फिट फैसिलिटी पूरा 51 एंड फिट पर्सन 52। तो यहाँ से ज़रा मैं 49 हटा दूँ और 52 लिख लूँ। 43 से 52 तक को अगर आपको सेक्शन नंबर याद करना है तो ये वन ऑफ दी
शॉर्ट फॉर्म है ओ फॉर सो स्पेशल प्लेस फॉर चिल्ड्रेन फिट फैसिलिटी एंड पर्सन। ओ से ओपन शेल्टर, एफ ओ से फॉस्टर केयर, एस से स्पॉन्सरशिप, ओ से ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस से प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशल से स्पेशल होम, चिल्ड्रन से चिल्ड्रेन, फिट फैसिलिटी से 51 एंड फिफ्थ पर्सन 52। याद रखिएगा। याद रहेंगी ये चीज़? याद रहेगी तो हम आगे बढ़ते हैं। ओपन शेल्टर सबके लिए होता है। फॉस्टर केयर किसके लिए है? फॉस्टर केयर है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। बस इतना ही याद करना है, कुछ नहीं, बस सेक्शन नंबर याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया और आप ऐसे याद करो। डेफिनेशन क्लॉज भी याद रखनी है, कहाँ कहाँ फॉस्टर केयर, ऑब्जर्वेशन होम सब है। डेफिनेशन क्लॉज भी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉस्टर केयर फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप किसके लिए है? वो भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हो, केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनी चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ऑब्जर्वेशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के लिए। स्पेशल होम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के लिए। प्लेस ऑफ सेफ्टी in conflict with law who is between the age of 16 to 18 years and is accused or convicted for committing of heinous offense. Very important, जो मैं आपको मार्क करा रही हूँ ना, मैं सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करा रही हूँ, उतना पॉइंट मार्क करोगे याद रहेगा। स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। चिल्ड्रंस होम, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, केयर ट्रीटमेंट एजुकेशन एक्सेट्रा। फिट फैसिलिटी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए ही है ना, इन सच मैनर take care of that child. Fit person भी child in need of care and protection. 53 not important, आगे आ जाइए। Inspection of institution, state government shall appoint inspection committees for such manner. बस इतना ही important है। 55 not so important. Adoption very important. Chapter 8 talks about adoption. 56 आपकी डील करता है एडॉप्शन से, बस इतना पहले तो याद रखना है, पहले तो यही चीज़ याद रखनी है। सेक्शन 56 टॉक्स अबाउट एडॉप्शन। एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कैन बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द एडॉप्शन रेगुलेशन फैसिलिटी शैल अप्लाई टू द एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन मेड अंडर प्रोविजन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। हामा के अंदर जो होगा, इंटर कंट्री एडॉप्शन शैल बी डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस थिंग। तो इंटर कंट्री, रिलेटिव्स, हामा सबका प्रोविजन अप्लाई होगा, पर हाँ सॉरी हामा का है वो अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई। फॉरेन कंट्री वाला करना है तो नहीं हो सकता विदाउट द वैलिड ऑर्डर फ्रॉम दी डीएम। डीएम से ऑर्डर लेना इज इम्पॉर्टेंट। बिना डीएम के ऑर्डर के आप इंटर कंट्री एडॉप्शन तो नहीं कर सकते भाई। मूविंग अहेड विद द एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। अगर कपल है तो कंसेंट होनी चाहिए दोनों की। सिंगल या डाइवोर्स्ड है तो सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। सिंगल मैन इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या कोई और अदर क्राइटेरिया जो कि फॉर्म्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन बाय इंडियन पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया? तो प्लीज़ इस सबको आपको रीड करना पड़ेगा, और ये सब मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो याद रख लें। तो अगर इंडियन पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जो कि लिविंग इन इंडिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अगर वो इंटरेस्टेड है, मतलब हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इसीलिए लिखा है क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड अंडर देयर मोहम्मदन लॉ। मुस्लिम्स कैन नॉट अडॉप्ट, but under the JJ Act Muslims can even have a right to adoption. They want, they can adopt. किसको अडॉप्ट कर सकते हैं? ऑर्फन, अडॉप्टेड या सरेंडर चाइल्ड को, एज पर द सेम जो कि अप्लाई करेंगे वो स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी के पास। तो स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी डील्स विद इंटर कंट्री अडॉप्शन, विद इन द कंट्री अडॉप्शन, ठीक है।
फिर कारा और वो भी है सारा, वो हम आगे देखेंगे। जैसे ही उनको रिसिप्ट मिलेगा तो वो उसको अलाउ कर देंगे अडॉप्शन के लिए। बस इतना ही याद रखिए। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन? स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी या स्टेट एजेंसी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड बीइंग डिक्लेयर्ड अडॉप्शन वो फ्री फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन भी हो सकता है। तो 60 डेज तक तो वो हम इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए उसको अप्लाई करवा सकते हैं। इतना ही बस इम्पॉर्टेंट है। बस 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 उसके आगे, on the receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents, the specialized adoption agency shall file an application before DM। तो DM के बिफोर क्या होगी? एप्लीकेशन फाइल होगी बाय द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। फाइन। और जैसे ही वो रिसिप्ट मिलेगा कि भाई हाँ देयर इज दिस पर्सन हु वांट्स टू अडॉप्ट द चाइल्ड, तब उस सिचुएशन में ऑर्डर जैसा DM पास करेगा और अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड कॉपी पास हो जाएगी। ठीक है। देखिए ये सब ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए प्रीलिम पर्सपेक्टिव उतना कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, तो इसीलिए बस हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिसके जो कि यहाँ पर वर्क कर रही है। प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री, बस सेक्शन नंबर याद रखना प्लीज़। राजस्थान में थोड़ा सेक्शन नंबर का ना खेल है, बहुत पूछा जाता है। तो रिमेंबर सेक्शन नंबर। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन? इट इज़ टू बी अप्लाइड बिफोर DM। जैसे वहाँ पर था ना स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, यहाँ पर DM के पास जाएगा, वो सब देखता है। डिस्पोजल भी DM ही करेगा। एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन आप सबको पता है 63 डेज में इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, जो कि कहता है कि भाई उसके सारे जो भी टाइज थे फ्रॉम दी अर्लियर पेरेंट्स वो सब खत्म हो जाएंगे और न्यू पेरेंट्स में आ जाएंगे, बट जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो हमेशा रहेंगे। ठीक है। इफ एनी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी टू मेंटेन द रिलेटिव्स इन द बायोलॉजिकल फैमिली। सब कुछ खत्म हो जाएगा बट प्रॉपर्टी राइट्स हमेशा वेस्टेड रहते हैं। 64 टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ एडॉप्शन, तो इशूड बाय द DM। ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत। 64 सेक्शन नंबर याद रखिएगा। 65 टॉक्स अबाउट स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। बस ये याद रखना है कि 60 कहाँ पर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी दिया हुआ है? 65 के अंदर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसको ऑथराइज करता है। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। 66 नॉट सो इम्पॉर्टेंट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी 68 में बताया गया है। इसको प्लीज़ रीड कर देना, प्लीज़ रीड इट। फिर स्टीयरिंग कमिटी ऑफ अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले प्रीवियसली 69 सेक्शन नंबर पे ये चीज़ दी गई है। ये बस ये पूछा गया था कि किस सेक्शन नंबर के अंदर स्टीयरिंग कमिटी ऑफ अथॉरिटी दी गई है और इसको में क्या क्या होता है। ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट सिंपली रीड इट। हो सकता है आज थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए जिसमें बहुत इन डेप्थ पूछा जाए, वैसे चीज़ें नहीं याद रहेंगी, बट स्टिल बस जस्ट रीड दिस आउट कि क्या क्या मेंबर्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेंबर पूछे गए थे, तो ऑड वन आउट के लिए आप प्लीज़ इसको याद रख लेना। सो जस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ नहीं, अगर राजस्थान में तो DGS में पूछा गए थे मेंबर्स कहीं ना कहीं, तो आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर इट। पावर्स ऑफ अथॉरिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते। ग्रांट्स व सेंट्रल अकाउंट्स एंड ऑडिट, एक बार 73 टॉक्स अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट, बस ये चीज़ याद रखना। और कौन करेगा? विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब करे, बस इस चीज़ को याद रखना, नथिंग एल्स। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चैप्टर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको सेक्शन नंबर और जो उसके प्रोविज़न है याद रखना है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी अगर हो रहा है तब कितनी पनिशमेंट मिलेगी और कैसे क्या चीज़ें होंगी। 6 months फाइन में एक्सटेंड टू 2 लाख और बोथ। ये सब के लिए अगर आपको पनिशमेंट याद रखनी है, मेक अ चार्ट ऑफ इट, राइट द सेक्शन नंबर इन 1 column, राइट द हेडिंग एंड द पनिशमेंट, नथिंग एल्स। ठीक है। क्रूएल्टी के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पर क्रूएल्टी सारे इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग, इंटॉक्सिकेशन, वेंडिंग, पेडलिंग, एक्सप्लॉयटेशन, punitive measures, sale procurement, corporal punishment, very important, very important. 82 is very important, it's already been asked in your prelim examination. Kidnapping, offences committed on disabled, use of child by militant groups or other adults, ये सारे ही आपको करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड डेजिग्नेटेड कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या है?
For a term of more than 7 years, then such offence shall be cognizable and non-bailable. Punishment and prison for term of 3 years, तो नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल. जहाँ पर हमने आपका पेटी सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस किया ना, वहाँ पर प्लीज़ आप जाके लिख लेना. अगर हीनियस ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है. अगर सीरियस ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल है. अगर पेटी ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है. वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 46 फॉर यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अबेटमेंट 87. ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है? ऑफेंसेस कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर दिस चैप्टर. भाई चाइल्ड का ये ज़रा पढ़ लेना. एनी चाइल्ड हु कमिट्स एनी ऑफेंस शैल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. 89 टॉक्स अबाउट दिस. 90 नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं, इसमें हमने 94 पढ़ ही लिया, वो इम्पॉर्टेंट था आपके लिए. ट्रांसफ़र ऑफ अ चाइल्ड प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं इम्पॉर्टेंट है. बस इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था. इसके साथ हमारा पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट होता है. ओके मैं एक चीज़, आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज़ भूल रही थी. दैट इज़ 101 अपील. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अपील और रिविजन भी है इसमें. 102 ये दोनों सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. अपील एंड रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. अपील का कह रहा है 30 डेज़ के विद इन आपको अपील करनी है. कहाँ? टू द चिल्ड्रंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और ये सब. 30 डेज़ प्रिलिमिनरी असेसमेंट के केस में. रीड दिस. यहाँ पर आप ना पूरा एक चार्ट बना लेना किसकी अपील कैसे जाती है. आप चाहो तो मैं भी आपके लिए बना सकती हूँ. गिव मी अ सेकंड प्लीज. अपील का सेक्शन भी आपका ना सब्स्टिट्यूटेड हुआ है, तो रिमेंबर इट. ये पूरा आपको याद करना है. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है. नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशन. एनी अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट्स मे फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट. एनी पर्सन अग्री बाय द अडॉप्शन ऑफ डीएम मे फाइल एन अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द डीएम टू द डिविजनल कमिश्नर. ठीक है. रिविजन, इट इज़ द हाई कोर्ट हु हैज़ द पावर टू रिव्यू revise the order. 104 के अंदर पावर ऑफ द कमिटी और द बोर्ड टू अमेंड इट्स ओन ऑर्डर. दोनों के पास पावर है, कमिटी और बोर्ड के अंदर, कि वो अपने ऑर्डर को कम कर सकता है, खराब मतलब सही चेंज अमेंड कर सकता है जब क्लरिकल मिस्टेक हो, एक्सीडेंटल स्लिप हो, ओमिशंस हो, कोई एरर्स हो. 105 टॉक्स अबाउट जुवेनाइल जस्टिस फंड. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके डीजीएस में एक बार ये पूछा जा चुका है. जुवेनाइल जस्टिस फंड कहाँ पर दिया हुआ है? इट इज़ अंडर 105. इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु क्रिएट्स दिस. फॉर whom? फॉर द वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन. अंडरस्टूड? इट क्रिएट्स वॉलंटरी डोनेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस और सब्सक्रिप्शंस. बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है. 110 talks about who has the power to make rules. It is the state government who has the powers to make rules. Further, it is your 111 which talks about repeal and this thing. And with this we'll end the session for today. I hope interesting रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो. मैंने कोशिश की कि within the 1 hour itself we'll able to complete it. I hope मैंने वो टारगेट मैच आउट किया हो. जो जो इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क किया है, लाइन अप किया है, हर चीज़ आपको याद रखनी है. डोंट लूज इट. जो मैंने अगर छोड़ा है प्लीज़ रीड इट. मैंने अगर कहा है रीड इट, मेक श्योर यू रीड इट. अगर आप जो मैंने छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे. इट इज़ वेरी जनरल. Understood? And thank you so much. And with this I'll end the session for today.